यस सर। सचान जी, सर। आप कृषि विभाग में उप कृषि निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। ठीक है। और आप काफ़ी समय से किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में प्रेरित कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। लेकिन एक दिक्कत आ रही है कि जब किसानों से प्राकृतिक खेती में हम बात करते हैं क्षेत्र में, तो वो ये कहते हैं कि साहब ये प्राकृतिक खेती अपनाना तो हमारे लिए आसान है, लेकिन इसके जब हम फील्ड में उतारते हैं तो उत्पादन में गिरावट आती है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राकृतिक खेती का जो स्वरूप हमारे किसानों को परोसा जा रहा है कि भाई प्राकृतिक खेती ऐसे करिए, गौ आधारित प्राकृतिक खेती करिए, उसमें जीवामृत बनाइए, बीजामृत बनाइए और 24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 घंटे में उसको अपने खेत में ऐसे प्रयोग करिए। हमको भी बहुत सारे किसान देश के फ़ोन करके पूछते हैं कि सर आप जो सिस्टम बताते हो उसमें आप बताते हो कि उत्पादन नहीं गिरता है, जबकि मैं पिछले कई सालों से प्राकृतिक खेती कर रहा हूं और उत्पादन मेरा गिरता है। मेरे पिताजी से लड़ाई भी हो गई है। ठीक है ना। है क्या जो वर्तमान में प्राकृतिक खेती का जो सिखाया जा रहा लोगों को कि प्राकृतिक खेती में आप जीवामृत बनाएंगे, घन जीवामृत बनाएंगे, बीजामृत बनाएंगे और उस बीजामृत से बीज शोधन करेंगे, घन जीवामृत से जो है भूमि शोधन करेंगे, फिर सिंचाई के माध्यम से जीवामृत खेत में डालेंगे। ऐसा लोग कर रहे हैं, लाखों लोग कर रहे हैं, लेकिन सब निराश हैं। तो मैं क्या कहता हूं कि ये जो प्राकृतिक खेती है, इसको जो जीवामृत ही मान लो है, जीवामृत का विज्ञान है, इसकी विज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके समग्र विज्ञान को कोई समझ नहीं रहा है और सब हवा में गांठ लगा रहे हैं। इसलिए किसान थोड़ी दूर तक चलता है, फिर अगेन बैक हो जाता है, क्योंकि उसका उत्पादन तो गिर ही गया, दूसरा उसका प्राकृतिक उत्पाद कोई खरीदने वाला है नहीं। क्योंकि जब अगर उसका उत्पादन गिर गया, अगर उसकी वैल्यू मिल जाए तो भी एक बार हिम्मत जुटाए। तो इसलिए वो जो है ना, किसान परेशान है और नहीं करता। लेकिन एक दूसरा प्रश्न ये है कि अपने देश के तमाम प्रांतों में लोग अलग अलग ढंग से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और तमाम सारे विशेषज्ञ अपना दावा कर रहे हैं कि नहीं साहब हमारी प्राकृतिक खेती बहुत अच्छी है, हमारे हिसाब से करिए तो बहुत अच्छा उत्पादन होगा। तो आप लोगों में आपस में विरोधाभास क्यों नजर आता है? अब देखिए आप, इस प्राकृतिक खेती में विरोधाभास तो बहुत हैं। जैसे अभी जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो सीधे सीधे एक विषय जुड़ता है जीवामृत। वर्तमान में प्राकृतिक खेती का मतलब जीवामृत। अब मैं इसको कैसे लेता हूँ, आज के 22-25 साल पहले जैविक खेती देश में चली और 20 साल तक जैविक खेती के प्रोजेक्ट चले। भारत सरकार ने, प्रदेश सरकारों ने बहुत सारा फंड इसमें दिया और वो जैविक खेती फेल हो गई। अभी 2 साल पहले से प्राकृतिक खेती शुरू हुई। तो अब मेरा सुनिए, जैविक खेती में हम लोगों ने केंचुए बर्मी कंपोस्ट को प्रमोट किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। खेत का केंचुआ क्यों मर गया, खेत में केंचुआ कैसे वापस आएगा, इस पर चिंता नहीं थी। सही है। हम गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते रहे बाजार नांद में कि नांद में गोबर डाल दो, 2 किलो केंचुआ डाल दो और खाद बनाओ। बिल्कुल सही। अगर केंचुआ की खाद इतनी प्यारी है तो केंचुआ तो प्राकृतिक विधि से खेत में खाद बना ही करता था। हमें वहाँ जाना चाहिए था कि केंचुआ क्यों मर गया और केंचुआ कैसे पुनर्जीवित किया जाए। ठीक यही इस समय प्राकृतिक खेती का है। प्राकृतिक खेती में मैं गौ संरक्षण की, बैल आधारित खेती की बात नहीं करता हूँ। प्राकृतिक खेती में गैया का पेशाब ले लो, गाय का गोबर ले लो, जीवामृत बना दो। और कितनी देर में बना रहे हैं लोग? 48 घंटे में, 72 घंटे में बना रहे हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट लेने में, जो माइक्रोब्स है उसके मल्टीप्लाई होने में टाइम लगता है और भाई लोग जो है बहुत जल्दी शॉर्टकट, तो वो ये चक्कर है। नहीं, बात सही कह रहे हैं आप कि आपका मतलब ये है कि बैक्टीरिया हम कहीं से लाएं या जहां बैक्टीरिया का सोर्स होता हो वहां की मिट्टी उठाएं। हाँ। क्योंकि इटसेल्फ गाय के मूत्र में जहां तक मैं समझता हूं कोई बैक्टीरिया इस तरह का क्या है? नहीं है ना। देखिए अभी एक लोग कहते हैं, मतलब अब वो क्या है, बड़े लोग कह देते हैं तो बहुत सारे लोग कहने लगते हैं। वो क्या है कि 1 ग्राम गाय के गोबर में 2 करोड़ सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है ना। एक मिनट यहाँ बात रोको।
क्या कभी 1 करोड़ 1 ग्राम में बैक्टीरिया होने की बात को आपने यथार्थ के रूप में परीक्षण किया है? हमने नहीं, सुन तो लो, मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपको इसको प्रैक्टिकल बता बताइए। कि लोग कहते हैं कि गाय के गोबर में 1 ग्राम गोबर में इतने संख्या में बैक्टीरिया होते हैं। हाँ, ठीक है। तो मेरा अगला प्रश्न ऐसे लोगों से कि अगर गाय के 1 ग्राम गोबर में 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं तो गाय का गोबर इट सेल्फ डिकम्पोज क्यों नहीं हो जाता? एग्जैक्टली वही, ठीक है ना? उसी बात पे मैं लाना चाह रहा था आपको। हाँ, तो मुद्दा ये है कि गाय के गोबर में देखिए, जब गौ आधारित प्राकृतिक खेती की बात हो रही है तो मुझे मालूम है, इतना समझना चाहिए सबको कि सनातन काल से गाय हमारी खेती का हिस्सा रही है। उसके बछड़े हमारी खेती में सहयोग करते रहे हैं और ये ट्रैक्टर तो अभी 60 साल पहले आया है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे बैल को नहीं भूलना है। जब लोग गौ आधारित खेती की बात करें तो वो ध्यान रखें गाय के पेशाब पर केंद्रित ना हो, क्योंकि जब गाय किसान के खेत में गाय या बैल होगा घर में तो ऑलरेडी गाय का मूत्र, गाय का गोबर उसके घूरे में जाएगा और जीवामृत, घनजीवामृत स्वाभाविक रूप से बनेगा। हम गाय का गोबर मांग करके, गाय का पेशाब खरीद करके और ये जीवामृत क्यों बना रहे हैं? तो मुद्दा ये है मित्र, मैं अब आपको बताऊं, ये देखिए आप, जब बात जीवामृत की होती है, जीवामृत का मतलब ये होता है, दो चीज़ें मानिए कि हमने स्वीकार कर लिया है कि मेरी ज़मीन में जहाँ मैं खेती करता हूँ वहाँ के जीवाणु लाभदायक मर गए, ये तो मैं मानता हूँ। इसीलिए पिछले 40 सालों से बायो फर्टिलाइज़र को प्रमोट किया गया कि ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, एजेटोबैक्टर खेत में कैसे पहुँचे। यानी साइंटिस्ट भी मानता है कि खेत के लाभदायक जीवाणु नष्ट हुए हैं, तभी बायो फर्टिलाइज़र का किस्सा चला। तो जब हमें मानते हैं नष्ट हो चुके हैं तो कितने प्रकार के सॉइल में माइक्रोब्स होने चाहिए, और हम वो माइक्रोब जो नष्ट हो चुके हैं अब एट प्रेजेंट कहाँ वो हैं। तो मैंने जो प्रयास किया कि जंगल में, मैं देश के किसानों से भी आह्वान करता हूँ, बहुत सारे हमारे देश के किसान हमसे पूछते हैं कि सर ये आपका कल्चर हमको कैसे मिलेगा, तो मैं उनको कहता हूँ झांसी आकर के ले जाओ, अब ये कल्चर है। अब एक केरला का आदमी यहाँ आए 2000 किलोमीटर, ये हमसे 5 लीटर कल्चर लेने, तो उसका कितना खर्चा होगा। तो मैं ऐसे किसान भाइयों से कहता हूँ, आपके हर क्षेत्र में, देश में हर जगह आदमी 200-300 किलोमीटर चलेगा ना तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट एरिया मिलेगा। हर व्यक्ति फॉरेस्ट एरिया में जाए जहाँ मनुष्य की दखलंदाजी नहीं है। और रहीमदास जी का दोहा है, रहीमन बिरवा खेत में सींचे ते कुम्हलाए, रहे भरोसे राम के पत्थर पर हरियाए। तो जंगलों में राम की, परमात्मा की, ईश्वर की माया जिंदा है। हमने यहाँ केमिकल फार्मिंग के दौरान मारा है, तो वो जंगल में जाए, वहाँ से रिच मिट्टी लाए। मिट्टी इकट्ठा करने का समय होगा सितंबर अक्टूबर, बारिश हो चुकी है, फल पत्तियाँ सब सड़ चुकी हैं, बायोमास इकट्ठा है, उस समय बैक्टीरिया की रिच क्वांटिटी वहाँ पर है। और 1 ड्रम पानी में, पूरा 1 ड्रम में वो 5 किलो मिट्टी डाल दे, 200 लीटर पानी भर दे और उसमें आटा और चीनी उसको खिलाता रहे। 5-6 महीना लगेगा और 5-6 महीने में इस तरीके का बन करके आ जाएगा। अब देखिए, अब जैसे आपने पहले प्रश्न किया कि लोग इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो समाज में बहुत सारे लोग इसके आलोचक हैं, प्राकृतिक कृषि के आलोचक बहुत, और पढ़े लिखे हैं जी। और वो आलोचना क्या करते हैं, एक ही चीज़ कहते हैं किसान को, अरे कहाँ बेवकूफ़ी में फंसे हो। याद है 1950-60 के दशक में हम भूखों मरते थे, हाँ, और रसायन ना होते तो क्या होता। सही कह रहे हैं। ये सारे लोग जो इस प्राकृतिक खेती का विरोध करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं से केमिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनका निजी लाभ है, तो वो एक तो गुमराह करते हैं। दूसरा, ये जो बहुत सारे लोग आपने जैसे पहले बताया अपनी अपनी धुन में हैं, जीवा ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो। मैं कहता हूँ किसान भाइयों से कि ज़मीन को, प्राकृतिक खेती में सबसे पहला निवेश ज़मीन है, ज़मीन को उर्वर बनाना है। और ज़मीन तभी उर्वर बनेगी जब तक ज़मीन के बायोलॉजिकल कैरेक्टर हम ठीक नहीं कर देंगे। बायोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब उसमें वो लाभदायक जीवाणु जो नष्ट हो चुके हैं जाने अनजाने, उनको, उनकी पुनर्स्थापना करना। तो पुनर्स्थापना करने के लिए देखिए, मैं 14 साल पहले देश के विभिन्न जंगलों से मिट्टी ला करके ये बैक्टीरिया मैंने डेवलप किया। और इसमें कुछ नहीं है, हम कहते हैं इसमें गौमूत्र और गोबर नहीं डालना है। क्योंकि एक विषय और बता दूं क्लियर कट, इस समय देश में 7 से 10% लोगों के पास गाय है।
और हमारे मोदी जी, आदरणीय मोदी जी ने आह्वान किया है पूरा देश प्राकृतिक खेती करे और धरती माता के अस्तित्व को बचाए। लेकिन अब जब गौ आधारित तो गौमूत्र और गोबर आधारित हम कोई चीज़ बनाएंगे प्रोडक्ट, तो इसका क्लियर कट मतलब हुआ कि ये विषय प्राकृतिक खेती का ये विषय 90% किसानों के लिए नहीं है। तो मेरा मानना है कि 14 करोड़ देश के 14 करोड़ किसान इसको अडाप्ट करें, और वो तब कर पाएंगे जब मैं इसकी हकीकत बताऊंगा। इसमें गौमूत्र की, गोबर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर डालते हैं तो कोई बुराई भी नहीं है। एक प्रश्न है मेरा बीच में कि ये जो आपने बनाया है जीवामृत, हाँ तो हमारी ज़मीन पे हाँ जो हम उर्वरक डालते हैं तो बहुत सारा उर्वरक अनुपयोग की पड़ा रहता है, अनसॉल्युबल फॉर्म कन्वर्ट। हाँ, तो क्या ये उसको सॉल्युबल बनाने में कामगार है? देखिए पहले, आज के 70 साल पहले जब उर्वरक नहीं डालते थे कंटिन्यूअस, तो प्रकृति की कंटिन्यूटी क्या है कि पदार्थ खेत में लौट जाए। जैसे हम लोग लोटा लेके शौच क्रिया के लिए भी खेत जाते थे, और फसल अवशेष पशु खाते थे, उनका गोबर होता था, कुछ उपला बनाते थे, दैन जो बच जाता था फिर खेत को रिटर्न करते थे। इधर 50 सालों से ये रिटर्न करने की हैबिट हमारी बंद हो गई। तो पहले तो बायोमास जो था उसको ये डिकम्पोज करके ह्यूमस बनाते थे और फसलों का भोजन मिल जाता था। अब आपका प्रश्न है जो हम पिछले 30-40 सालों से केमिकल डाल रहे हैं, जैसे खास करके फास्फेट है। फास्फेट 1 साल में जो यूज हुआ, 6 महीने में यूज हुआ, तो यूज हुआ नहीं, अनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इस जीवाणुओं में, लाभदायक जीवाणुओं में सतत प्रक्रिया है कि जाने अनजाने मनुष्य अगर कोई गलती करता है ना, तो उसको ब्रेक करने का, उसको डिलीट करने का ये काम बैक्टीरिया ऑलरेडी करता रहता है। तो जो अनसॉल्युबल फॉर्म में फास्फेट हमारी खेत में पड़ी है, उसको भी ये सॉल्युबल बनाता है। जैसा कि आज के कुछ लोग कहते हैं पीएसबी, फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। बट दिक्कत ये है साइंस के साथ कि इस ज़मीन में, इस नेचर में एक सिंगल इकाई कोई अपना काम नहीं कर पाती। जैसे किसी ने कहा हम पीएसबी डालेंगे तो फास्फेट सॉल्युबलाइज हो जाएगा, नो। फास्फेट को सॉल्युबलाइज करने के लिए भी सैकड़ों प्रकार के जो माइक्रोब्स हैं वो मिल करके कुछ काम करते हैं, तब फास्फेट सॉल्युबलाइज होता है। होलिस्टिक अप्रोच चाहिए बैक्टीरिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपने किसान भाइयों से कहूँगा कि ये कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या भटकाव ही हमको अंधकार में रखता है। क्लियर विज्ञान है कि हमारे खेत में माइक्रोब्स नष्ट हो चुके हैं, ये मैं मानता हूँ। तभी ह्यूमस यानी ऑर्गेनिक कार्बन वैल्यू सॉइल में डे बाय डे कम होती जा रही है। खेत में बहुत सारा क्रॉप रेजिड्यू है, अगर माइक्रोब्स होंगे उस रेजिड्यू को ह्यूमस में कन्वर्ट करेंगे और ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। लेकिन चूंकि नहीं है इसलिए नहीं बढ़ रहा है, तो ये जीवामृत की ओर लौटना तो पड़ेगा। एक प्रश्न और है कि ये किसान जीवामृत का कल्चर अगर आपके यहाँ से लेता है या कहीं से लेता है, ठीक है, तो उसको कैसे फील्ड में अप्लाई करें? देखिए हमको कम से कम 100-150 किसानों के फ़ोन आए हैं अदर स्टेट से कि हमको ये चाहिए। अच्छा। तो 6-7 को मैंने बताया कि भाई महाराष्ट्र से आप यहाँ मत आइए। मैंने उसको बताया कि आपके आसपास कोई जंगल है, तो उसने कहा साहब है 200 किलोमीटर दूर। हमने कहा उस जंगल में जाइए, और जंगल में जा कर के एक अच्छी लोकेशन देखिए। देखिए पहाड़ हमेशा यूं होते हैं, यूं, तो जहाँ यूं पहाड़ है वहाँ बरसात में सब पहाड़ धुल जाता है। मतलब पहाड़ों के ऊपर जाएंगे तो कहीं पहाड़ में यूं मिलेगा। तो मैंने कहा ऊपर जब आप चढ़ेंगे तो कहीं डिश मिलेगी, डिश में बहुत सारा पत्ती और फल सड़ा हुआ मिलेगा, वहाँ की मिट्टी ले आइए। और जैसे मैंने इसमें कोई साइंस नहीं है, मैं भी जंगल से मिट्टी लाया, 5 किलो ड्रम में डाल दिया, पानी भर दिया, आटा चीनी खिलाता गया 5-6 महीने में तैयार हो गया। बस हमने जो कि 43 लोकेशन का बैक्टीरिया एकत्र किया है, और लास्ट मोमेंट पर अब मैं मानता हूँ कि नियर अबाउट सारे के सारे बैक्टीरिया 95% मैचिंग करते हुए होंगे, क्योंकि मैं माइक्रोबायोलॉजी का आदमी नहीं हूँ, मैं तो एग्रोनॉमिस्ट हूँ। और कोई आपका प्रश्न? नहीं, ठीक है, आपका अभियान अच्छा है और इसको धरातल पर ले जाइए। क्योंकि देखिए अब वो बात कहना कि एक गाय पाल लीजिए और 1 एकड़ में खेती हो जाएगी, मुझे कुछ पॉसिबल नहीं लगता है। नहीं, वो पॉसिबल इसलिए नहीं है। देखिए फिर मैं बताऊँ, हम देश सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग गौ को माता कहते हैं। हमारी फितरत देखिए, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की फितरत देखिए। धरती को माँ कहता है, धरती के साथ जो है सही न्याय नहीं करता जी। गौ को माता कहता है, और गाय का दूध
जैसे भैंस का दूध लोग 70 रुपये 60 रुपये लीटर पी सकते हैं, लेकिन गाय का दूध अगर कोई कहे कि 70 रुपये लीटर लेगो तो कहेगा गाय का दूध, यार गाय का दूध पतला होता है, अगर 40 रुपया दो तो मैं ले लूँगा। ठीक है ना। घी नहीं होता, मलाई नहीं होती। बैल से खेती हम करना नहीं चाहते। ट्रैक्टर जब से आया, गाय का दूध हम पीना नहीं चाहते, गाय को खेत में चरने नहीं देना चाहते। और गौ माता की जय। धरती के साथ केमिकल खूब डालते हैं, धरती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना नहीं चाहते। और धरती माता की जय। गंगा में हम कचरा, नदियों में हम कचरा फेंकेंगे और गंगा माता की जय। तो ये जो प्राकृतिक खेती है, प्राकृतिक खेती हृदय से होगी। जब मुझे ज़मीन पर, गाय पर और गंगा पर और वृक्षों पर, हमको जब पीपल और बरगद के पेड़ में जब ब्रह्मा नज़र आएगा, धरती में जब शिव नज़र आएगा, जलाशयों में जब विष्णु नज़र आएगा, तो आप समझ लीजिए कि आप प्राकृतिक खेती की ओर लौट गए। नमस्कार।